विश्व युद्ध 3 की दस्तक। क्या दुनिया एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ेड़ी है? आज 21 जून 2025 है और पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। वजह एक ही है, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी सीधी जंग। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस बारूद के ढेर में लगी पहली चिंगारी हो सकती है जो तीसरे विश्व युद्ध का डिटोनेटर बन जाए। आज हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या हम एक ऐसे महाविनाश की ओर बाराच रहे हैं जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है? आज डीएनए में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य पूर्व में उठा यह बवंडर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है और इसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर कैसे पीड़ी देने वाला है। यह लड़ाई अचानक शुरू नहीं हुई, इसकी पटकथा कई वर्षों से लिखी जा रही थी, लेकिन जून 2025 आते आते हालात बेकाबू हो गए। इजराइल ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए तो यह युद्ध की औपचारिक घोषणा जैसा था। जवाब में ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की ओर दागे गए, जिससे वहां 24 लोगों की मौत हुई और 500 से अधिक घायल हुए। सोचिए, ये तो अभी शुरुआत है। अब दोनों देश एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने की कस्में खा रहे हैं और दुनिया दो खेमों में बंटती जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले हुआ था। इस टकराव की गूंज सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, इसकी धमक वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। अमेरिका ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया है, तो रूस ने अमेरिका को सीधी सैन्य मदद देने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। चीन दबे छिपे शब्दों में ईरान का समर्थन कर रहा है और तुर्की जैसे देश भी ईरान के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ये वैश्विक शतरंज की वो बिसात है जहां हर मोहरा एक दूसरे को मात देने की फिराक में है और इस खेल में दांव पर लगी है पूरी इंसानियत। आज हम इसी जटिल समीकरण को आपके लिए आसान भाषा में डिकोड करेंगे। आज का हमारा विश्लेषण सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस सच्चाई से रूबरू कराने के लिए है जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया का एक बीडीडा हिस्सा शायद आपको नहीं दिखाएगा। हम पर्दे के पीछे की कहानी, देशों के असली इरादे और इस महायुद्ध के संभावित नतीजों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। हम यह भी समझेंगे कि अगर यह युद्ध फैलता है तो पेट्रोल की कीमतें कहां जाएंगी, शेयर बाजार का क्या होगा और सबसे जरूरी बात, भारत इस आग से खुद को कैसे बचाएगा। यह सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं, बल्कि आने वाले कल का अलर्ट है जिसे हर भारतीय को समझना बहुत जरूरी है। ताकत का तराजू, इजराइल और ईरान, कौन किस पर भारी? जब दो देश जंग के मैदान में उतरते हैं तो सबसे पहले उनकी सैन्य ताकत को तौला जाता है। आइए एक आसान विश्लेषण से समझते हैं कि इजराइल और ईरान में से कौन कितना शक्तिशाली है। एक तरफ है छोटी आबादी वाला लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे इजराइल, और दूसरी तरफ है विशाल देश ईरान, जिसके पास सैनिकों की बड़ी फौज और मिसाइलों का जखीरा है। इजराइल की आबादी भले ही 1 करोड़ से कम हो, लेकिन उसकी सेना दुनिया की सबसे आधुनिक और घातक सेनाओं में से एक मानी जाती है। उसके पास F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, जो दुश्मन के राडार को चकमा देकर हमला कर सकते हैं। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जो दुश्मन के घर में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती है। इसके ठीक उलट ईरान की ताकत उसकी विशाल आबादी और पारंपरिक सैन्य शक्ति में है। ईरान की आबादी 8.5 करोड़ से ज्यादा है और उसके पास मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भले ही ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है, लेकिन वह तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिसाइलें। ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शहाब 3 जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं, जो 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं, यानी इजराइल के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। इसके अलावा ईरान के शाहिद ड्रोन ने यूक्रेन युद्ध में पहले ही अपनी मारक क्षमता साबित कर दी है। ईरान सीधे लड़ने के अलावा प्रॉक्सी वॉर का भी माहिर खिलाड़ी है। अब बात करते हैं रक्षा कवच की। इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक ऐसा हवाई रक्षा सिस्टम है जो दुश्मन की 90% से ज्यादा मिसाइलों और रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर देता है। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है जो उसके शहरों को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन ईरान का हालिया हमला यह दिखाता है कि अगर एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागी जाएं, तो आयरन डोम भी पूरी तरह से कारगर नहीं हो सकता। दूसरी ओर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, लेकिन वह अपनी लड़ाई को दूसरे देशों की धरती पर लड़ाने में यकीन रखता है। वह लेबनान में हिजबुल्लाह,
यमन में हूथियों और इराक सीरिया में अपने लड़ाकों के जरिए इजराइल को उलझाए रखता है। और सबसे बड़ा सवाल परमाणु हथियार। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो इस लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। पूरी दुनिया जानती है, हालांकि इजराइल कभी आधिकारिक तौर पर नहीं मानता, कि उसके पास 80 से 400 के बीच न्यूक्लियर बम है। इजराइल की नीति है सैमसन ओन ऑप्शन, जिसका मतलब है कि अगर उसे लगा कि उसका अस्तित्व ही खतरे में है तो वह अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकेगा। वहीं ईरान परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ी ढा है। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो यह मध्य पूर्व का पूरा शक्ति संतुलन ही बदल देगा और यह लड़ाई और भी खतरनाक हो जाएगी। एक चिंगारी और महाविनाश कैसे शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। अक्सर लोगों को लगता है कि विश्व युद्ध एक दिन अचानक शुरू हो जाता है, लेकिन सच यह है कि यह धीरे धीरे सुलगती हुई आग की तरह फैलता है। इजराइल और ईरान का मौजूदा टकराव वही चिंगारी है जो तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़का सकती है। समझिए कैसे। अभी यह लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच है, लेकिन इसमें महाशक्तियों के कूदने का खतरा हर पल बना हुआ है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा और पुराना सहयोगी है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने 3 सबसे BDD एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड, USS निमिट्ज और USS कार्ल विंसन तैनात कर दिए हैं। यह ईरान के लिए सीधी चेतावनी है। अगर अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए ईरान पर सीधा हमला कर दिया तो यह युद्ध तुरंत एक वैश्विक रूप ले लेगा। रूस, जो ईरान का रणनीतिक साझेदार है, चुप नहीं बैठेगा। रूस ने इसी साल जनवरी 2025 में ईरान के साथ एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि इजराइल को सीधी मदद देना इस क्षेत्र को खतरनाक रूप से अस्थिर कर देगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो रूस भी इस युद्ध में ईरान की तरफ से शामिल हो सकता है। और जैसे ही अमेरिका और रूस आमने सामने आएंगे, समझिए कि तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक डरावनी संभावना है जो हकीकत के बहुत करीब है। इस आग में घी डालने का काम चीन भी कर सकता है। चीन आज अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है और वह ईरान का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक सहयोगी है। चीन ने इजराइल की कार्रवाइयों की आलोचना की है और वह ईरान को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहा है। अगर युद्ध बढ़ता है तो चीन चाहेगा कि अमेरिका मध्य पूर्व में उलझा रहे, ताकि उसे ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का मौका मिल जाए। चीन, रूस और ईरान का गठजोड़ अमेरिकी प्रभुत्व को सीधी चुनौती देगा। यह एक ऐसा त्रिगुट है जो मिलकर पश्चिमी देशों के गठबंधन को टक्कर दे सकता है। एक और खतरनाक पहलू है इस युद्ध का फैलना। ईरान सिर्फ सीधा हमला नहीं करता, वह अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करता है। अगर हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया या हूथियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो यह लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाने लगेगी। नाटो संधि के मुताबिक अगर तुर्की जैसे किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सदस्य देश उसकी मदद के लिए आएंगे। ऐसे में एक छोटी सी गलतफहमी या एक गलत मिसाइल पूरे यूरोप को इस युद्ध में खींच सकती है, और तब यह सिर्फ इजराइल ईरान युद्ध नहीं, बल्कि एक असली विश्व युद्ध बन जाएगा। दुनिया का बंटवारा कौन किसके साथ खड़ी रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच दुनिया स्पष्ट रूप से दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है। यह एक नया शीत युद्ध नहीं, बल्कि एक गर्म युद्ध का गठबंधन है, जहां दोस्त और दुश्मन की लकीरें लगभग खींच चुकी हैं। एक तरफ है पश्चिमी देशों का खेमा, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है। इस खेमे का सबसे प्रमुख सदस्य इजराइल है, जिसकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने हमेशा दी है। अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देश भी स्वाभाविक रूप से इजराइल के समर्थन में खड़े रहे हैं। नाटो गठबंधन के तौर पर भी ये देश एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालिया घटनाओं में अमेरिका ने न सिर्फ ईरान को धमकी दी है, बल्कि मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाकर यह साफ कर दिया है कि वह इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ एक नया और शक्तिशाली गठबंधन उभर रहा है, जिसकी धुरी में रूस, चीन और ईरान है। रूस और ईरान ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप संधि पर हस्ताक्षर करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रूस किसी भी कीमत पर मध्य पूर्व में अमेरिकी दखल को रोकना चाहता है। चीन, जो आर्थिक रूप से ईरान का बड़ा भागीदार है, इस मौके को अमेरिका को कमजोर करने के एक अवसर के रूप में देख रहा है। चीन ने खुलकर इजराइल की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र में ईरान का बचाव किया है। इस गठबंधन में एक और खतरनाक खिलाड़ी है, उत्तर कोरिया।
अब उत्तर कोरिया इस खेमे को हथियार और मिसाइल टेक्नोलॉजी मुहैया करा सकता है, जिससे पश्चिमी देशों की मुश्किलें और बीआरआईच जाएंगी। इस वैश्विक बंटवारे में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इनमें से एक है तुर्की। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन हाल के वर्षों में राष्ट्रपति एर्दोगान ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। उन्होंने ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है और अपनी सेना को लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने का आदेश दिया है। तुर्की का झुकाव किस तरफ होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन वह इस संघर्ष से अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसी तरह सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे सुन्नी अरब देश ईरान के कट्टर दुश्मन हैं, इसलिए वे परोक्ष रूप से इजरायल का समर्थन कर सकते हैं, भले ही वे खुलकर सामने न आए। और इस समीकरण में एक और अहम खिलाड़ी है पाकिस्तान। पाकिस्तान पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन चीन के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी है। अगर यह युद्ध फैलता है और भारत पर दबाव बढ़ता है, तो पाकिस्तान के चीन वाले खेमे में जाने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेगा। इस तरह यह लड़ाई सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दक्षिण एशिया को भी अपनी चपेट में ले लेगी। यह गठबंधनों का ऐसा जाल है जिसमें एक धागा खींचने से पूरी दुनिया उलझ सकती है। जब भी विश्व युद्ध की बात होती है, तो सबसे बड़ीढ़ा डर जो सामने आता है वह है परमाणु युद्ध का। आज 2025 में यह डर सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन चुका है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहा यह संघर्ष दुनिया को न्यूक्लियर विनाश के मुहाने पर ले आया है। इसे आसान शब्दों में समझिए, इजरायल के पास अघोषित रूप से परमाणु बमों का जखीरा है। उसकी एक नीति है जिसे सैमसन ऑप्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर इजरायल को यह महसूस हुआ कि उसका देश, उसकी कौम खत्म होने वाली है, तो वह अपने दुश्मनों को भी अपने साथ ले डूबेगा, यानी परमाणु हमला कर देगा। ईरान का लगातार बढ़ता दबदबा और उसके परमाणु कार्यक्रम को इजरायल अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अगर ईरान ने इजरायल पर कोई ऐसा हमला कर दिया जिससे इजरायल को भारी नुकसान हुआ, तो यह सैमसन ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकता है। एक परमाणु बम हिरोशिमा या नागासाकी जैसी तबाही मचा सकता है, जिसमें लाखों लोग पलक झपकते ही मारे जाएंगे और शहर राख के ढेर में बदल जाएगा। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अगर इजरायल ने ईरान पर परमाणु हमला किया, तो यह सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं रहेगी। ईरान के सहयोगी जैसे रूस इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। रूस और अमेरिका दोनों के पास हजारों की संख्या में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो आधे घंटे से भी कम समय में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचकर महाविनाश ला सकती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां एक तरफ से मिसाइल लॉन्च होती है और दूसरी तरफ का कंप्यूटर सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है। अब दूसरी महाशक्ति के पास सोचने के लिए सिर्फ कुछ मिनट होंगे कि यह असली हमला है या कोई गलती, और इसी दबाव में अगर उन्होंने भी जवाबी हमला कर दिया, तो कुछ ही घंटों में दुनिया के बड़े बड़े शहर नक्शे से मिट जाएंगे। इसे MAD यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, सबकी निश्चित तबाही कहते हैं। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि परमाणु शक्तियों की हकीकत है। आज का युद्ध टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और एक छोटी सी तकनीकी गड्ढी या मानवीय भूल भी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। इस परमाणु खतरे का एक और पहलू है जो भारत के लिए सीधा चिंता का विषय है, पाकिस्तान। अगर यह वैश्विक संघर्ष बढ़ाता है और भारत पर अमेरिका के साथ खड़ीडीडे होने का दबाव आता है, तो चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। पाकिस्तान कई बार धमकी दे चुका है कि अगर भारत के साथ पारंपरिक युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ेगा, तो वह टैक्टिकल यानी छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये छोटे परमाणु बम किसी खास सैन्य ठिकाने या फौज की टुकड़ी को निशाना बनाने के लिए होते हैं, लेकिन इनसे निकलने वाला रेडिएशन और तबाही किसी भी बड़े शहर को बर्बाद करने के लिए काफी है। यह परमाणु खतरे का एक ऐसा जाल है जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। विश्व युद्ध का असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं रहता। इसका सबसे पहला और सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पीड़ी देता है। इजराइल ईरान की यह लड़ाई आपकी रसोई के बजट से लेकर आपकी गाड़ी के पेट्रोल तक सब कुछ महंगा करने वाली है। समझिए कैसे? दुनिया का लगभग 20% तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है जिसके एक तरफ ईरान है। ईरान कई बार धमकी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इस रास्ते को बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई में भारी कमी आ जाएगी।
इसका नतीजा यह होगा कि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर होगा। जब कच्चा तेल महंगा होगा तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रॉकेट की तरह बढ़ेंगी। सोचिए, अगर पेट्रोल 150 या 200 रुपये लीटर मिलने लगे तो क्या होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिससे सब्जियां, फल, दूध और रोजमर्रा का हर सामान महंगा हो जाएगा। यह महंगाई का ऐसा चक्रव्यूह होगा जिससे निकलना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है, इसलिए हम इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक होंगे। आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी, लेकिन आपके खर्चे कई गुना बियाराच जाएंगे, जिससे घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। जब भी दुनिया में युद्ध या अनिश्चितता का माहौल बनता है तो निवेशक घबराकर अपना पैसा शेयर बाजार से निकालने लगते हैं। इसे रिस्क ऑफ माहौल कहते हैं। इजराइल ईरान युद्ध के वैश्विक रूप लेने की आशंका से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट आ सकती है। आपका लगाया हुआ पैसा, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या सीधे शेयरों में, उसकी कीमत तेजी से घट सकती है। लोग अपना पैसा सोने या क्रिप्टो करेंसी जैसे सुरक्षित विकल्पों में लगाना शुरू कर देंगे, जिससे सोने की कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन अर्थव्यवस्था का पहिया धीमा हो जाएगा। कंपनियों को नुकसान होगा, नौकरियां जाएंगी और आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका दोहरा असर पड़ेगा। एक तरफ हमें महंगे तेल का झटका लगेगा तो दूसरी तरफ हमारे आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर को भी नुकसान होगा। जब अमेरिका और यूरोप जैसे हमारे बड़े बाजारों में मंदी आएगी तो वे भारत से सामान और सेवाएं खरीदना कम कर देंगे। इससे हमारी कंपनियों की कमाई घटेगी और देश की आर्थिक विकास दर पर बुरा असर पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो सकता है, जिससे विदेश से आने वाला हर सामान और महंगा हो जाएगा। कुल मिलाकर यह युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि आपके घर और आपके बैंक अकाउंट में भी एलईडी ढा जाएगा। हर युद्ध का अंत होता है, लेकिन वह अपने पीछे तबाही और बदलाव का एक लंबा निशान छोड़े जाता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो यह मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी अध्याय होगा। इसमें लाखों, शायद करोड़ों लोगों की जानें जा सकती हैं। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो सकते हैं। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो उसके नतीजे सदियों तक भुगतने पड़ी रहेंगे। लेकिन इस महाविनाश के बाद जब धूल बैठेगी तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। एक नई विश्व व्यवस्था का जन्म होगा, जिसके नियम और कायदे आज से बिल्कुल अलग होंगे। एक संभावना यह है कि अंत में संयुक्त राष्ट्र और बची खुची महाशक्तियां बीच बचाव करके किसी तरह युद्ध विराम लागू करवाएं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस युद्ध के बाद यह तय हो जाएगा कि दुनिया का नया चौधरी कौन होगा। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी इस युद्ध में जीतते हैं तो अमेरिकी प्रभुत्व एक बार फिर से स्थापित हो जाएगा। लेकिन अगर रूस, चीन, ईरान का गठबंधन हावी रहा तो दुनिया का शक्ति केंद्र पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक जाएगा। हो सकता है कि अमेरिका एक अकेली सुपर पावर न रहे और दुनिया मल्टीपोलर बन जाए, जहां चीन, रूस और शायद भारत जैसी शक्तियां भी बराबरी का दर्जा रखें। इस नए विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी बदल जाएगी। हो सकता है कि यह और भी कमजोर हो जाए या फिर इसे नए सिरे से बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोका जा सके। देशों की सीमाएं बदल सकती हैं, नए देश बन सकते हैं और पुराने गठबंधनों की जगह नए समीकरण ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी और युद्ध के तरीके पूरी तरह से बदल जाएंगे। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर भविष्य के युद्धों का मुख्य हथियार बन जाएंगे। अर्थव्यवस्था का ढांचा भी बदलेगा और देश अपनी सप्लाई चेन के लिए किसी एक देश जैसे चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश करेंगे। सबसे बेढा बदलाव इंसानी सोच में आएगा। एक महाविनाश देखने के बाद शायद दुनिया शांति के महत्व को बेहतर तरीके से समझे। हो सकता है कि देश अपने रक्षा बजट को कम करके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर हों। यह भी संभव है कि वैश्विक समस्याओं जैसे क्लाइमेट चेंज और गरीबी से एलईडी ढहने के लिए नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता देखने को मिले। लेकिन यह एक आदर्शवादी सोच है। हकीकत यह भी हो सकती है कि दुनिया और ज्यादा बंट जाए, देशों के बीच नफरत और अविश्वास बाँच जाए और हम एक स्थायी अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर जाएं। यह युद्ध जिस भी नतीजे पर खत्म हो, एक बात तय है, 21वीं सदी का इतिहास इसके पहले और बाद के दौर में बांटा जाएगा। इस वैश्विक महासंग्राम के बीच भारत एक बहुत ही मुश्किल और धर्म संकट वाली स्थिति में खड़ी रहा है। एक तरफ अमेरिका है, जो हमारा एक बड़ेढा रणनीतिक साझेदार है। दूसरी तरफ रूस है, जो हमारा पारंपरिक और समय परीक्षणित मित्र रहा है। वहीं ईरान के साथ भी हमारे पुराने सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं।
ऐसे में भारत के लिए किसी एक का पक्ष लेना सांप छछूंदर वाली स्थिति है। इसीलिए भारत ने शुरुआत में तटस्थ रहने की नीति अपनाई है और शांति की अपील की है। भारत नहीं चाहता कि वह किसी भी गुट का हिस्सा बने और इस विनाशकारी युद्ध में घसीटा जाए, लेकिन तटस्थ रहना भी आसान नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ी रीढ़ी चिंता उसकी सीमाओं पर है। अगर यह युद्ध फैलता है तो चीन और पाकिस्तान को भारत पर दबाव बनाने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारी सीमा पर आक्रामक हो सकता है। वहीं पाकिस्तान चीन के इशारे पर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है या नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा सकता है। ऐसे में भारत को एक ही समय में दो मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यह हमारी सेना और हमारे संसाधनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देश की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता बन जाएगी और विकास के बाकी सारे काम पीछे छूट सकते हैं। अब इसे बच्चों की भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपके मोहल्ले में दो बड़े गुटों में लड़ाई हो गई है। आप किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते क्योंकि दोनों ही आपके दोस्त हैं। आप चुपचाप अपने घर में रहना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई की वजह से बाजार बंद हो गया है, दूध और सब्जी नहीं मिल रही है, स्कूल बंद हो गए हैं और आपके दो पीढ़ी जो आपसे पहले से ही चिढ़ते हैं, वे इस मौके का फायदा उठाकर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की स्थिति अभी कुछ ऐसी ही है। युद्ध दूर हो रहा है, लेकिन उसका असर हमारे घर तक पहुंच रहा है, महंगाई के रूप में, डर के रूप में और असुरक्षा के रूप में। एक आम भारतीय के तौर पर हम और आप सीधे तौर पर इस युद्ध को रोक नहीं सकते, लेकिन हम कुछ चीजें जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। हमें अपनी सरकार और अपनी सेना पर भरोसा रखना होगा। दूसरा, हमें हर तरह की अफवाहों और फेक न्यूज से बचना होगा। युद्ध के समय बहुत सारी गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं ताकि देश में डर और अफरा तफरी का माहौल बने। हमें सिर्फ विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लेनी चाहिए। और तीसरा, हमें अपने स्तर पर बचत करनी होगी। फिजूल खर्ची से बचना होगा, क्योंकि आने वाला समय आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक नागरिक के तौर पर हमारी एकजुटता और समझदारी ही देश की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज जब हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी हैं, तो भविष्य अंधकारमय और डरावना नजर आता है। हमने विश्लेषण किया कि कैसे इजरायल ईरान का यह टकराव पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, कैसे परमाणु युद्ध का खतरा हकीकत बन सकता है और कैसे इसका असर हर आम इंसान की जिंदगी पर पीड़ी देगा। ये सच है कि हालात बहुत गंभीर हैं। महाशक्तियां अपने अपने हितों के लिए बिसात बिछा चुकी हैं और छोटे मोटे टकराव अब एक पूर्ण युद्ध का रूप ले चुके हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि जब अहंकार और सत्ता की भूख राष्ट्रों पर हावी हो जाती है तो विनाश को टालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर काली रात के बाद सुबह होती है। इस निराशा और डर के माहौल में भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। कई देश, जिनमें भारत भी शामिल है, लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए इस संकट को टालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वैश्विक नेताओं को यह समझ आ जाए कि इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी, सिर्फ इंसानियत की हार होगी। परमाणु युग में लड़ीढ़ा गया युद्ध आत्मघाती होगा, जिसमें विजेता और पराजित दोनों का सर्वनाश निश्चित है। यह समझ ही इस महाविनाश को रोकने का एकमात्र रास्ता है। एक दर्शक और एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपकी भी एक भूमिका है। आपकी भूमिका है सही जानकारी रखना, अफवाहों पर ध्यान न देकर खुद को शिक्षित करना और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना। यह समय है यह समझने का कि राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रवाद में क्या फर्क है। अपनी सेना और देश का समर्थन करना अच्छी बात है, लेकिन युद्ध की वकालत करना किसी के हित में नहीं है। हमें यह मांग करनी होगी कि समस्याओं का समाधान जंग के मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर हो। सोशल मीडिया के इस दौर में शांति के लिए उठने वाली एक एक आवाज मायने रखती है। अंत में हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दुनिया के नेताओं को सद्बुद्धि मिले। हम उम्मीद कर सकते हैं कि मानवता का सामूहिक विवेक सत्ता के भूखे चंद लोगों के पागलपन पर हावी हो जाए। यह परीक्षा की घड़ी है, सिर्फ देशों और उनकी सेनाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए। हमें सतर्क रहना है, सूचित रहना है और सबसे बढ़ाकर शांति और मानवता में अपना विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि इसी विश्वास में वह ताकत छिपी है जो शायद इस दुनिया को एक और महाविनाश से बचा ले। आज के डीएनए में इतना ही। नमस्कार।